हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कोनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस वाइल कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम, थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, वाइल कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक वायर गिवन है जिसका लेंथ ए है और लेंथ एल है और एरिया ए है, उसकी मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है शुरू के अंदर, ठीक है। अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, छोटा करता हूँ या उसको बड़ा कर देता हूँ, उसकी लेंथ को मैं अगर बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस के अंदर क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। यानी कि ये जो कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग है, ये दोनों क्या है, एक ही केस है। यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कंप्रेसिंग ओब्लिक स्ट्रेचिंग, क्योंकि दोनों चीज़ों के अंदर ही हमारा क्या चीज़ चेंज होगी, दोनों के अंदर हमारा एल भी चेंज होगा, ठीक है, और ए भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा दोनों के अंदर। तो एक तरीके से ये जो दोनों केस है, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग, ये एक ही केस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छे से देखना, पूरी वीडियो देखना। अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या, टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस वाइल कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर, ठीक है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है ये। तो अभी ये समझो कि मेरे पास कोई भी वायर है, ये मेरे पास कोई भी वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस इसका कितना है, आर आई है। इसकी जो लेंथ है शुरू के अंदर, जो इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ कितनी है, एल आई, और इसका जो एरिया है, ये इसका एरिया कितना है, ए आई। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ या बड़ा कर देता हूँ, कोई भी केस मान सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि छोटा करूँगा तो भी उसका कुछ ना कुछ फाइनल रेजिस्टेंस आएगा और बड़ा करूँगा तो भी उसका कुछ ना कुछ फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। तो आप बता दो, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं कोई भी एक केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको, इस एरिया को मैंने क्या कर लिया, छोटा कर लिया। यानी कि अगर ये लेंथ एल आई थी, ठीक है, तो जब मैं इसको छोटा करूँगा, दूसरे पेन से मैं शो कर रहा हूँ, इसके लेंथ को मैं अगर छोटा कर देता हूँ, तो जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा इधर से जब मैं फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करूँगा, ठीक है, इधर की साइड जब मैं फोर्स लगा के किसी भी तरीके से इसको मेल्ट करके, इसको पिघला के इसी अमाउंट को, ठीक है, यानी कि अगर इसका वॉल्यूम V है ना, तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है इस सिलेंडर का, इस सिलेंड्रिकल वायर का, तो लास्ट के अंदर भी उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 5 मीटर क्यूब होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस वायर को छोटा करूँगा, यानी कि इसकी लेंथ को कम कर दूंगा, तो जो एरिया है वो मेरा बड़ा हो जाएगा। भाई एरिया जो मेरा बड़ा हो जाएगा और लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, फाइनल एल फाइनल हो जाएगी, और एरिया मेरा क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। तो जब रेजिस्टेंस आर आई थी, तो बाद में इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस इसकी आर एफ हो जाएगी, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस होता है, ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता ही है। यानी कि जब लेंथ और एरिया ही चेंज हो गए तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर एफ, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया छोटे वाले का केस। इसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टेंस को बड़ा कर दूंगा, यानी कि अगर मेरी रेजिस्टेंस पहले इस तरीके से थी, ये मान लो शुरू में मेरा वायर था, ठीक है, इसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ एल आई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस एल आई थी, एरिया इसका ए आई थी और रेजिस्टेंस इसका आर आई था। मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, यानी कि बाहर की साइड मैंने इसको खींच दिया फोर्स लगा के, ठीक है, इधर की साइड मैंने इसको खींच दिया। जब मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जो इसका एरिया वो कम हो जाएगा, यानी कि छोटा सा हो जाएगा ये एरिया, इस तरीके से। भाई इसकी लेंथ फाइनल लेंथ हो गई, एरिया इसका फाइनल एरिया हो गया और रेजिस्टेंस इसका फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि कुल मिला के क्या है, अगर मैं स्ट्रेच करूँगा, मैं अगले पेज के ऊपर इसको शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रेच करूँगा जब मैं इसको, तो मेरा जो लेंथ है, लेंथ वो इंक्रीज होगी और एरिया मेरा क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा। लेकिन जब मैं कंप्रेस करूँगा इसको, यानी कि जब मैं वायर को कंप्रेस करूँगा, तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, लेंथ मेरी डिक्रीज हो जाएगी और एरिया मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। लेकिन दोनों ही केस के अंदर वॉल्यूम मेरा क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी कि अगर शुरू के अंदर इनिशियली अगर लेंथ 5 है और एरिया मेरा, जो एरिया मान लो, हाँ एरिया अगर 2 है, तो अगर मैं कंप्रेस स्ट्रेच कर रहा हूँ, यानी कि लेंथ को मैं बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, तो
हो सकता है लेंथ 2 हो जाए और एरिया क्या हो जाए, लेंथ मेरा कितना हो जाए, लेंथ मेरी अगर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 10 का मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा आसानी भी हो कैलकुलेट करने के अंदर। तो हम इसको मान लेते हैं लेंथ अगर मेरा 4 हो और एरिया मेरा कितना हो, एरिया मेरा 5 हो, ठीक है। तो जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच करने का मतलब क्या, लेंथ बड़ी कर दूंगा, तो हो सकता है लेंथ जब मैं बड़ी करूँगा तो इसका जो लेंथ है वो 5 हो जाए और एरिया मेरा क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि 4 हो जाए, ठीक है। और जब मैं कंप्रेस करूँगा तो लेंथ हो सकता है मेरी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि लेंथ इससे भी छोटी चली जाए, लेंथ मान लो मेरी 2 हो जाए और एरिया मेरा कितना हो जाए, 10 हो जाए। अब इसके अंदर तीनों केसों के अंदर एक चीज़ देखो, तीनों केस के अंदर हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम A इंटू एल। जर्नल तौर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना भाई हमारा जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो तीनों केस के अंदर जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो एक तरीके से क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर मैं जर्नल तौर के ऊपर A इंटू एल अगर मैं करता हूँ तो इसके अंदर भी मल्टीपल कितना आ रहा है, 20, इसके अंदर भी मेरा मल्टीपल कितना आ रहा है, 20, इसके अंदर भी मेरा मल्टीपल कितना आ रहा है, 20। तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट आएगा। वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से क्या होता है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है शुरू के अंदर, यही तो होता है एक तरीके से वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि वो कितना एक तरीके से अपने इंक्लूड करके चल रहा है क्वांटिटी को। तो ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई थी किस तरीके से चीज़ें आपस में वेरी करती है। अब जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा शुरू के अंदर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से था। अब मैं दोनों केस को अलग अलग ड्राइव नहीं करूँगा, एक ही केस लेके चलूँगा, क्या तो स्ट्रेचिंग ले लूँगा या फिर कंप्रेसर ले लूँगा, ठीक है। इसकी लेंथ एल आई थी, एरिया इसका ए आई था और रजिस्टेंस इसका आर आई था। मैंने क्या कर दिया, इस लेंथ को बड़ा कर दिया। जब मैं बड़ा कर दूंगा इसकी लेंथ को तो इसका जो लेंथ होगी वो फाइनल लेंथ बड़ी हो जाएगी कुछ ना कुछ, एरिया इसका ए एफ हो जाएगा और रजिस्टेंस इसका आर एफ हो जाएगा। हमें नहीं पता इसका एरिया, ये तो तय है कि अगर मैं खींचूंगा तो एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखो रजिस्टेंस अगर मैं निकाल के देखता हूँ तो किस तरीके से आएगा। देखो रजिस्टेंस मेरा जो शुरू में क्या होता है, रो यही होता है, लेकिन मेरे को ये पता है वॉल्यूम मेरा क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम मेरा चेंज नहीं हो रहा। इसके अंदर भी अगर वॉल्यूम v है तो इसके अंदर भी मेरा वॉल्यूम क्या है, v। तो इस वाली टर्म को यानी कि जो r है मेरा, इसके अंदर जो पहला केस है मेरा, पहला केस क्या है, एरिया के ऊपर, इफेक्ट ऑन एरिया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये केस कौन सा है, ये वाला जो केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस है इफेक्ट ऑन एरिया, यानी कि एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मैं इसको लेंथ को कम या ज़्यादा करूँगा तो, ठीक है। ये है इफेक्ट ऑन, ठीक है, यानी कि एरिया की वजह से, इफेक्ट ड्यू टू एरिया लिखो, इफेक्ट ड्यू टू एरिया, एरिया की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है। अब इस वाली टर्म के अंदर अगर मेरे को वॉल्यूम कांस्टेंट बनानी है तो इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एरिया इसके अंदर चेंज होगा हमारा। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसके अंदर मैं वॉल्यूम बनाना चाहूँ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ, ठीक है। अगर इस वाली इक्वेशन को ठीक से देखो, जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर a से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और a से अगर मैं डिवाइड कर दूं, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो टर्म है ये क्या बन गई, r इज इक्वल टू रो, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, l इंटू में a, यानी कि ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि रो वॉल्यूम और a स्क्वायर। अब हम कौन सी कंडीशन लेकर चल रहे हैं, रियल के अंदर लेकर चल रहे हैं इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर आई, और इसी तरीके से इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, आर ए आई। और रो भी क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का, ये भी सेम मटेरियल का, ये भी सेम मटेरियल का, ठीक है। तो दोनों की रो भी क्या है, सेम। तो ऊपर वाली चीज़ तो क्या है, कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई के अंदर मान लेते हैं रो और वी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरा 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन ये बात तो सच है कि दोनों वाली कंडीशन के अंदर हमारी जो रो की वैल्यू भी, क्योंकि मटेरियल दोनों सेम है और वॉल्यूम हमारा सेम रहना ही है, तो जो रजिस्टेंस है, इनिशियल रजिस्टेंस है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के स्क्वायर के। इनिशियल उसका कितना एरिया था, उसके स्क्वायर के। इसी तरीके से जब मैं ये वाली वैल्यू लूँगा, यानी कि रेजिस्टेंस की जब मैं ये वाली लूँगा, तो इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस जो फाइनल आएगा, क्योंकि देखो सेम चीज़ रहेगी, रो भी मेरा सेम है, वॉल्यूम भी मेरा सेम है, लेकिन जो एरिया क्या हो जाएगा, ए एफ आ जाएगा, यानी कि फाइनल जो
रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, ए एफ का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा, चाहे लेंथ को इंक्रीज करो, छोटी करो, कुछ भी करो, ठीक है। जब अगर वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस के ऊपर गलत वो क्या नाम है उसका जो मतलब कि अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस मेरी क्या आएगी, लेंथ और एरिया भी उसके अंदर चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर एक कुछ वैल्यू पता नहीं होगी, हो सकता है उसके अंदर कुछ लॉस हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम अगर कुछ कम या ज़्यादा हो गया तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। अब जो लॉस होगा हमें क्या पता वो लॉस कितना होगा, तो हम बैलेंस उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है, अगर वॉल्यूम अगर मेरा कांस्टेंट है तो वी तो मेरा सेम रहेगा, और मटेरियल है तो मटेरियल भी सेम है, तो ऊपर वाली चीज़ क्या हो गई, कांस्टेंट। जब मैं कांस्टेंट को टर्म को हटाता हूं तो एक क्या सिंबल आता है, प्रोपोर्शनल सिंबल आता है। ये क्या बताता है, प्रोपोर्शनल। अगर ये इनवर्स में है यानी कि 1/, में है तो ये क्या बन जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डायरेक्ट में है यानी कि ऊपर की साइड है तो ये क्या बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए कि इनिशियल रेजिस्टेंस 1/ai² और फाइनल रेजिस्टेंस 1/af²। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखो ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जब मैंने आर आई और आर एफ को जब मैंने आपस में डिवाइड कर दिया, RI/RF, क्योंकि प्रोपोर्शनल कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, तो 1/ai² और मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो 1/af²/1। तो ये घूम फिर के क्या बात आ गई, ये आ गई RI/RF = A फाइनल अपॉन A इनिशियल इसका होल स्क्वायर। यानी कि एरिया की वजह से अगर एरिया चेंज होता है तो इनिशियल और फाइनल के बीच में ये रिलेशन आता है। अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू कुछ भी गिवन होगी रेजिस्टेंस की तो मैं फाइनल निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें एरिया गिवन होगा, कितना एरिया पहले था, कितना एरिया बाद में चेंज हो गया। क्योंकि हम बोल सकते हैं भाई जब एरिया ए था तो रेजिस्टेंस आर थी, जब एरिया 2A हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस निकालो। तो किस तरीके से निकाल लेंगे फाइनल रेजिस्टेंस, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तो हो गया एरिया की वजह से, ये चीज़ ध्यान देना ना, इसको नोट डाउन कर लो अगर आप लोग देख रहे हो तो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंथ की वजह से उसके अंदर क्या चेंज आता है, ठीक है। यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू लेंथ की वजह से क्या होगा, देखो आर हमारे पास कितना था, ρL/A, यानी कि अब मेरे को L के टर्म के अंदर रेजिस्टेंस चाहिए, तो दोनों तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम लेने के लिए L से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि क्या आ जाएगा ये R = में ρL²/वॉल्यूम। इसी तरीके से रो और वॉल्यूम यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, और इसी तरीके से फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, फाइनल लेंथ के स्क्वायर। जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा आपस में यानी कि R इनिशियल और R फाइनल, तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। तो ये दोनों केस मैंने आपको बता दिया भाई, देखो किस तरीके से बताया था, क्योंकि हमें ये तो पता ही होता है R = ρL/, ये होता है। तो इसी तरीके से याद रखो लेंथ वाली टर्म के अंदर R इनिशियल अपॉन R फाइनल क्या आएगा, जो इनिशियल लेंथ है वो ऊपर और वो फाइनल लेंथ है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन एरिया की टर्म के अंदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि इनिशियल के सामने फाइनल एरिया आ जाएगा और फाइनल के सामने इनिशियल एरिया आ जाएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला बताइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ ए वायर के अंदर। यानी कि अगर मैं वायर को लंबा करता हूँ या वायर को छोटा करता हूँ उसकी वजह से एरिया और लेंथ तो चेंज होगा ही होगा 101%, लेकिन वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, वो क्वेश्चन आप लोग ठीक से सुनो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितनी है R, यानी कि ए वायर हैज रेजिस्टेंस R, ठीक है, ए वायर हैज रेजिस्टेंस R, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है R। अब मैंने उसको क्या कर दिया, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड, मैंने उसको लंबा कर दिया अप टू 3 टाइम ले लेते हैं, अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स
ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, मैंने उसको क्या कर दिया, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड, उसका जो लेंथ है वो मैंने 3 गुना कर दी, 3 टाइम्स कर दी उसकी ओरिजिनल लेंथ की। अब उसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, देखो इसको, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ट्राई करो खुद इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, ट्राई करने लगो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ए है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसकी लेंथ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। कितना इंक्रीज़ कर दिया, उसकी लेंथ कितनी हो गई, 3L हो गई। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका आर डैश आ गया और इसकी जो रजिस्टिविटी थी वो तो सेम ही रहेगी। तो सिंपल सा, हमें कुछ नहीं कर रहा, एरिया वगैरह चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन हमें तो सिंपली क्या करना है, हमें तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। क्या होता है आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल, क्या होता है भाई ये बताओ मेरे को। ये होता है लेंथ इनिशियल और लेंथ फाइनल इसका स्क्वायर। तो इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना था, आर, और फाइनल रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ ना कुछ आर डैश आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन के अंदर एरिया के बारे में नहीं गिवन है कि एरिया उसका चेंज हुआ है क्या हुआ है, तो इस वाले केस के अंदर हम क्या मानेंगे, एरिया को सेम मानेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो कि एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या मानेंगे, एरिया को सेम मानेंगे। क्योंकि देखो अगर एरिया को हम सेम नहीं मानेंगे तो हमें एरिया की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आर इनिशियल और आर फाइनल क्या हो जाएगा, एरिया के टर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं बता कितना चेंज हुआ है कितना चेंज नहीं हुआ, उसकी एरिया को हमने कितना चेंज कर दिया। तो दोनों वाले केस के अंदर ये कंडीशन है कि हम एरिया को क्या मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ कितनी थी L, फाइनल लेंथ कितनी हो गई 3L। ठीक है, दोनों का स्क्वायर अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, L से L कैंसिल हो गया और दोनों का स्क्वायर है, यानी कि 1/9। यानी कि जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस आया वो किसके इक्वल आया, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जो फाइनल रेजिस्टेंस मेरा आएगा वो कितना आएगा, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आ गई क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन इसी टाइप से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, वो पढ़ेंगे एरिया के ऊपर, तो वो चीज़ तो आपने से अच्छे से क्लियर हो गई। अब क्या पढ़ेंगे, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है, यानी कि ए वायर हैव रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। रेजिस्टेंस इसका कितना है आर, इनिशियली उसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, नाउ इट इज़ कंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कब तक किया, अंटिल इट्स डायामीटर, उसका जो डायमीटर कितना होना हो जाए, डायमीटर बिकम्स ट्रिपल, मतलब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसका डायमीटर कितना जो है, ट्रिपल ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जो बच्चा देख रहा है इसको, वो इसको पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करे और मैं इसको करवा रहा हूँ आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया, यानी कि इस तरीके से कुछ वायर था, मैंने उसको फोर्स लगा के किसी भी तरीके से, बाय मैकेनिकल और बाय थर्मल, किसी भी तरीके से, ठीक है, टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट शो नहीं कर रखा, तो हम रजिस्टिविटी को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोल देता कि मेल्ट करके या फिर गर्म करके हमने उस रजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ करी है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, फिर अल्फा लेते हैं, रजिस्टिव कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टेंस ये लेते हैं, यानी कि आर फाइनल इजिकल टू में आर इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये वाली टर्म हम इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर जब टेम्परेचर का फ़र्क नहीं गिवन है, यानी कि टेम्परेचर का जब इसमें पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो हम टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे चेंज नहीं मानेंगे, यानी कि टेम्परेचर की वजह से अगर चेंज नहीं मानेंगे तो फाइनल और इनिशियल जो रजिस्टिविटी थी वो हमारी क्या होगी, इसके अंदर सेम होगी, ये चीज़ ध्यान दे लेना। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर फोर्सफुली या किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू एक्सेप्ट टेम्परेचर हमने किया है, रेजिस्टेंस से छेड़छाड़,
तो मैं रजिस्टिविटी को कांस्टेंट मान के चलूँगा। तो इस वाले केस के अंदर क्या कर दिया, अगर इस तरीके से मेरा सिलेंड्रिकल वायर था उसको मैंने कंप्रेस कर दिया बाय मैकेनिकल, यानी कि मैंने अपने हाथों से या फिर किसी भी मशीन की हेल्प से मैंने उसके अंदर थोड़ा छोटा कर दिया उसको। और कितना छोटा कर दिया, यानी कि लेंथ को मैंने कम कर दिया। लेंथ को जब मैं कम करूँगा तो उसका जो एरिया वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा वो, अगर उसका जो डायमीटर था d था, तो कंप्रेस करने के बाद उसका डायमीटर कितना हो गया, 3d हो गया। ठीक है, यानी अगले पेज के ऊपर देखो इस तरीके से थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं ये। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर मान लो d था, इसका डायमीटर, लेंथ इसकी l थी। ठीक है, रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। कितना छोटा कर दिया कि इसका जो डायमीटर कितना हो जाए, डायमीटर से हो जाए 3d। डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 3d इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर डायमीटर कितना गिवन है, 3d गिवन है। ठीक है, लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ उसकी कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो हमने तो भाई एक क्वेश्चन ये पढ़ा था, ये हमने देखा है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस फाइनल ड्यू टू चेंज इन एरिया। वो क्या होता है, एरिया फाइनल अपॉन एरिया इनिशियल, और उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब एरिया होता क्या है, देखो एरिया हम किसके टर्म के अंदर लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर के टर्म के अंदर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। रेजिस्टेंस और डायमीटर के अंदर क्या फ़र्क होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, हाफ होता है ना, यानी कि d/2 होता है। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर यानी कि फाइनल जो एरिया इनिशियल था मेरा वो कितना होगा, पाई r/2 यानी कि d/2, सॉरी पाई d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो फाइनल जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, पाई, अब d कितना हो गया, 3d हो गया। ठीक है, यानी कि 3d/2 का होल स्क्वायर। अब जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगले पेज के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि देखो पाई d/2 किस तरीके से लिखा मैंने, r कितना होता है, d/2 होता है, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, d/2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से फाइनल जो मेरा डायमीटर था वो 3d था, इनिशियल डायमीटर d था, तो फाइनल डायमीटर मेरा कितना टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया था, तो 3d/2। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले वाले पेज के ऊपर देखो, r इनिशियल अपॉन r फाइनल क्या हो गया था, ये आ गया था हमारा, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, फाइनल जो हमारे पास एरिया था वो कितना है, देखो इस वाले केस के अंदर पाई 3d/2 का होल स्क्वायर, और इनिशियल पाई d/2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आएगा, देखो 9d²/4, नीचे क्या आएगा, d²/4, ये d² कैंसिल, 4 कैंसिल, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस के बीच में हमें क्या रिलेशन देखने को मिला, 9/1। यानी कि जो मेरा फाइनल जो रेजिस्टेंस था वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया RI/9, इसके इक्वल आया। यहाँ तक ये चीज़ें हो गई क्लियर अच्छे से कि क्या किस तरीके से मैंने किया है। ठीक है, और कुछ इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हो सकता है कुछ गलती हुई हो, क्योंकि ये देखो हमारा ये क्या था, पाई आर स्क्वायर था, यानी कि एरिया मेरे पास पाई आर स्क्वायर था, और इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यानी कि डबल स्क्वायर हो रहा है। यानी कि इसके अंदर ये तो हो ही गया, मतलब ये तो एरिया का, ये तो कंप्लीट एरिया है। अब एरिया के ऊपर भी क्या हो रहा है, ऊपर से एक स्क्वायर और हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर और स्क्वायर आएगा इस तरीके से कुछ, यानी कि कितना आ जाएगा, 81/1 आएगा। यहाँ पे 81 कर लेना, कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो कंप्लीट एक एरिया था, एरिया का एरिया था, ये तो ये ए फाइनल था और ये ए इनिशियल था, और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो रहा था। देखो पीछे वाले केस के अंदर ये हमारा कंप्लीट एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये तो एरिया इनिशियल हो गया, ये फाइनल, ये इनिशियल, और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब 9 के ऊपर इस तरीके से जब स्क्वायर होगा तो 9 बचा, और ये तो सारे कैंसिल हो गए, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81, तो 81 टाइम्स आ जाएगा। यानी कि फाइनल जो रेजिस्टेंस था वो कितना कम हो गया, इनिशियल के 81 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ हम इसके अंदर बोल सकते हैं। तो ये जो दो बेसिक जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों को, शायद लगता है अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर, ये लेंथ की वजह से इस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, एरिया की वजह से चेंज होता है कुछ इस तरीके से, एरिया की वजह से रेसिप्रोकल हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, और लेंथ की वजह से डायरेक्टली होते हैं।
क्वेश्चन में सीधा गिवन होगा इतना रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, लेंथ या एरिया को इतने टाइम चेंज कर दिया तो फाइनल रेजिस्टेंस बताओ। रेजिस्टिविटी तो हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि फोर्सफुली अगर हम कर रहे हैं मैकेनिकल के थ्रू, अगर हम कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, अगर थर्मल की वजह से कर रहे हैं यानी कि थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब जाके उसके अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से उसके अंदर आप लोग ध्यान दे लेना। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए शायद इतना ही बहुत है। कल की जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों के पास।